डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जा रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी, बात बता रहा था कि मामला इस तरह से हैं कि हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है, जिससे लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, और फिर बहुत सारे कमज़ोर दिल अफराद जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और हमने देखा भी मीडिया पर बहुत सारे बुज़ुर्गों को उन्होंने हाईलाइट किया जो इफेक्टिव थे, और उनको लेके बार बार उनसे क्वेश्चन और उनको करना। तो होता क्या है कि यहाँ पर सूरत हाल जहाँ पर जिस्मानी अवारज़ आते हैं, वहाँ पर ज़हनी अमराज जो हैं वो भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि वो लोग हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, हार्ट अटैक की सूरत हाल बन सकती है, और इस तरह के दूसरे मामला जो हैं वो चलते हैं। डिप्रेशन एक आम सी और कॉमन सा एलिमेंट बन जाता है। तो खुदारा मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मीडिया पे हूँ और मीडिया पर्सनैलिटी भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के बजाय अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की तरफ जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पर इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं लोग, उनके हवाले से ख़बरें दी जाएँ कि आपके लिए ये सहूलियात फराहम की जा रही हैं, फ़लाँ इदारे की तरफ से इस तरह से आपको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह से ये सारे मामलात को संवारने की कोशिश की जा रही है। अब ये हौसला अफजा ख़बरें जब तक उन तक जाएंगी तो उनका जो नुकसान हुआ है उसका ताज़ाला तो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर उन्हें ये लगेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, तो कम से कम ये है कि उनके अंदर एक करेज, एक हिम्मत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। मॉरली ये तो बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अच्छा, जहाँ पे हम जहनी बीमारियों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं किसी भी इंसान को, और फिर वो एक अकेला इंसान अगर अपनी पूरी फैमिली का कफील है तो सारे घर वाले उससे इफेक्टेड हो सकते हैं। जो वबाई अमराज सर फैलते हैं, एपिडेमिक्स जो हैं इसी तरह से ही आते हैं, और दुनिया में जो बड़े बड़े एपिडेमिक्स हैं उनमें एक एपिडेमिक ये भी है कि सैलाब से पैदा शुदा होने वाले जो इमराज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वबाई इमराज इस तरह से फूटते हैं कि एक बड़ा इफेक्टिव एरिया जो है वो मुतासिर होता है जी। इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरह से करते हैं कि ये वो इमराज होते हैं जो अचानक आते हैं, पूरी शिद्दत के साथ आते हैं, अपना दौरानिया मुकम्मल करने के बाद खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि इनकी शिद्दत के दौरान मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। अच्छा, ये डेफिनेटली एपिडेमिक्स यानी वबाई अमराज की एक बड़ी डेफिनेशन है। अब इसमें होता ये है कि ये जो अमराज फूटते हैं ये बड़ी शिद्दत के साथ आते हैं और अचानक इनके सिम्टम्स आते हैं। इनमें सबसे बड़ी जो बात है वो है हैज़ा। हैज़ा कॉमनली आलूदा पानी होता है, उसमें आप रह रहे हैं और पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर होना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन अब चूँकि जदीद दौर हो चुका है, बड़े शहरों में तो मुमकिन है कि कोई पानी की बोतलें वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन वो छोटे इलाके, वो छोटे गाँव जहाँ पर रसाई मुमकिन नहीं होती बाज़ुकात जाने की, तो फिर लोगों को मजबूरन पानी को निथार के साफ़ करके उसका जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पानी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम होते हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मर्ज़ फैलता है वो हैज़ा का होता है और इसहाल का होता है। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि इसमें टाइफाइड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें हेपेटाइटिस यानी यरकान का मर्ज़ जो है वो भी आमतौर पर देखने में आया है कि जब सैलाब आ जाता है और उसके बाद खड़ा पानी जो है उससे पैदाशुदा होने वाले इमराज में हमें यरकान के भी बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके बाद जो मर्ज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन इख्तियार करता है वो है हमारे जल्दी अमराज। उनमें ख़ारिश का होना, फंगल इन्फेक्शन का हो जाना और शदीद किस्म के एलर्जी का हो जाना, कुछ लोगों में ये अलामात जो हैं वो भी आना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए जो हैज़ा है, हैज़ा बड़ी एक शदीद मर्ज़ होता है जिसमें लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, यानी उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और चूँकि मेडिकल कैंप बाज़ुकात रसायन में नहीं होते हैं और बाज़ुकात ऐसा होता है कि कोई तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर नहीं पहुँच पाती है, तो साफ़ पानी का हसूल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम करती है, मेडिकल कैंप्स लगते हैं, बहुत सारी हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें इस सिलसिले में बड़ी फ़ाल होती हैं। वो अपनी जहाँ पर फैक्ट्रीज़ के लिए राशन का इंतजाम करते हैं, वहाँ पर अद्वियात का इंतजाम भी जो है उनके यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। और आजकल पानी जो है साफ़ पानी की रसाई जो है वो भी मुमकिन हो चुकी हुई है और बंद बोतलों में पानी जो है वो फराहम कर दिया जाता है। अच्छा सर, जहाँ पे हम इन वबाई अमराज का जिक्र करें, खुदा न खास्ता जो लोग इसके शिकार हो जाते हैं, फौरी तौर पे क्या इक़दाम करने चाहिए या प्रिकॉशन पहले,
क्योंकि हालात ऐसे होते हैं, पहले तो बचना चाहिए, और अगर बचा नहीं जा सकता, मुमकिन नहीं है, तो फिर किस तरह से क्योर करना चाहिए? डेफिनेटली जी, बात तो यही पर आ जाती है कि यहाँ पर मेडिकल एड की ज़रूरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें मतलब जितने भी इस वक्त मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं या जो तंजीमें उन अफेक्टेस तक पहुँच रही हैं, उनको खुराक जहाँ पर पहुँचा रही हैं, तो वहाँ पर उनके लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम एक तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी डेफिनेटली पहुँचाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ORS जो है वो डेफिनेटली उन तक पहुंचाया जाए। उसके पैकेट्स मिल जाते हैं, रखे जा सकते हैं, घरों में उनको बनाया भी जा सकता है, उसको आप सादे पानी में हल करके जो है वो पिएं। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नमकियात की कमी हो सकती है। तो फौरी तौर पर इनके जितने भी जो भी तंजीमें इस तरह के काम कर रही हैं, तो ORS जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में उसको ले जा के उनको दिया जाए ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं ORS, कुछ लोग घरेलू टोटके के तौर पे नमक और चीनी को फौरी तौर पे मिक्स करना वो भी किया जा सकता है, अगर अवेलेबिलिटी है उनके पास तो इसको ये किया जा सकता है, ये रेमेडी काम करेगी। अच्छा, साफ पानी का हसूल बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे मौक़ों पे। अगर पानी दस्तयाब नहीं है तो फिर तो उसको ज़ाहिरी बात है कहीं से लाना है, और अगर मिल गया तो फिर उसको महफूज करने के तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे पास तो बर्तन ही हैं जिनको हम महफूज कर सकते हैं। पहले दौर में ये किया जाता था कि पानी को नथारने के लिए मलमल का कपड़ा लेके उसकी काफ़ी सारी तहें बनाई जाती थी, और उन तहों को बना के उसके ऊपर से पानी को गुजार लिया जाता था, और पानी जो है वो नीचे साफ़ पानी हमें मुयसर हो जाता था। अब भी चूँकि इस वक्त हम लोग मॉडर्न दौर में हैं और रसाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि मिल चुकी है, पैकेजिंग में मिल रहा है, और लोगों के पास ये सहूलियात पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर अद्वियात के हवाले से मतलब जो सिंपल और आम सी अद्वियात होती हैं, डॉक्टर के मशवरे से आप ले सकते हैं। कैंप्स के अंदर लोगों को तरबियत दी जाती है, वो उनको दे देते हैं। और इसके साथ साथ मैं कुछ मतलब अपने भाइयों के लिए एक और मेडिसिन का इजाफा करना चाहूँगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत मानी हुई हैं, ख़ास तौर पर इस तरह के वबाई अमराज के अंदर। इसकी अद्वियात में से एक दवा ऐसी है जिसके चंद ड्रॉप मरीज़ को हैज़ा के मर्ज से निजात दे सकते हैं। अच्छा। तो इफ़ेक्टिव है और आजमुदा मेडिसिन हैं, ये इजीली अवेलेबल है, मतलब इजीली अवेलेबल है। और कैंप्स के अगर एक बॉटल 30 ml की खरीद लेते हैं तो वो हज़ारों लोगों को जो है उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। 30 ml की एक बॉटल हज़ारों लोगों के लिए काफ़ी हो सकती है। अगर आप एक जग पानी में एक ड्रॉप डाल देंगे, 1 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में एक ड्रॉप उसका आप डाल के आप उस पानी को इस्तेमाल करवाएंगे हर बंदे, तो इसके एक एक घूंट भी हर बंदे के लिए काफ़ी होगा। कि अगर इस तरह, और उसको एज ए प्रिवेंटिव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि उनके अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इन्हांस हो सके। तो उस दवाई का नाम है होम्योपैथिक मेडिसिन है, और एहतियात के साथ इस्तेमाल जो है उसका वो लाजिम है। रेपिटेशन की सूरत नहीं होनी चाहिए उसमें। इस्तेमाल के बाद अगर एक डोज के बाद आपको लगता है कि आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर रेपिटेशन की तरफ आप नहीं जाएंगे उस मेडिसिन के। तो उस दवा का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। तो ये वेल नोन रेमेडी, आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में, 30 ताकत में। वो जितने भी कैंप्स वाले हैं अगर वो अपने पास इसको रख सकें तो ये एक मुसल्लिमा दवा है जो कि वबाई अमराज ख़ास तौर पर इसहाल और जो हैज़ा है इसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। ये तो आपने इस तरह बता दिया कि अब इन दिनों में तो बहुत ज़रूरी है। आम रूटीन में भी ये घर में रखी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करना डेफिनेटली, दवा कोई भी हो, वो किसी भी किस्म की हो, उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना ही ज़रूरी है। आपने कहा कि एक कतरा बहुत है, एक ड्रॉप बहुत है इसके लिए, अनलेस और अनटिल आपको ज़रूरत महसूस ना हो जी, तो वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। अच्छा सर, जैसे हम खाने पीने का जिक्र करें तो ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि एक तो पानी है हर तरफ, और सेहत भी आपकी बोझल सी है, फिर आपको डाइजेशन के मसाइल हैं, खाने पीने में आपको प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? अच्छा निज़ामी साहब, हमें देखें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती जी। हमें एतदाल इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना कोशिश करें कि आप फ्रेश, अगर खाना आपको मिल जाता है तो आप फ्रेश खाना ही इस्तेमाल करें। गले सड़े फल
इनका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास हैं भी तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक तो मौसम वैसा है, दूसरा आप इफ़ेक्टिव हैं, तीसरा ये है कि आप इनके इस्तेमाल से मज़ीद बीमार हो सकते हैं। जो आपकी जमा शुदा एनर्जी है वो भी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, और इस सूरत हाल में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेहतमंद रहें। तो इसके लिए कम खा लें, कोई इशू नहीं है। चंद लुकमों से भी आपका इन दिनों में गुजारा हो सकता है। चंद घूंट पानी में, चूँकि हवा में नमी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है, प्यास भी नहीं लग रही, और हमारे जिस्म को आमतौर पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं महसूस हो रही, तो इसलिए खुराक लिमिटेड, ताकि आपके जिस्म को तवानाई मिलती रहे, और अवॉइड करें आप उस तमाम खुराक से जो गल सड़ चुकी हो। आप कोशिश करें कि इस तरह का कोई भी फूड इनटेक ना करें, ना खाएं जो कि गलने सड़ने के करीब और आपको लगे कि ये ख़राब हो चुका है, तो और आपके पास कोई मुतबादल भी नहीं है, तो बीमार होने से बेहतर है कि आप भूखा रह लें, तो ज़्यादा बेहतर। यानी शकील खाने जो तबीयत पे बोझल और हैवी हो वो खाने, उनसे एहतियात करना, उससे एहतियात करें, बिल्कुल डेफिनेटली। इन मौक़ों में बुज़ुर्ग, ख़वातीन और बच्चे, इनके लिए ख़ास तौर पे ग़िज़ा में क्या एहतियात ज़रूरी है, या उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल इस पे फोकस कर सकते हैं? देखिए, दलिया आप इस्तेमाल करवा सकते हैं इनको डेफिनेटली, मतलब खाने पीने में हल्की फुल्की चीज़ें जितनी भी हैं, और अगर ताज़ा फल हमें अवेलेबल हैं, मतलब जैसे कैंप्स वाले हैं वो देते हैं, और खुश्क अजनास जितनी भी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काले चने बुने हुए हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर ख़राब भी नहीं होते, और इस तरह की खुराक जो है वो ली जा सकती है। तो खुश्क अजनास की शक्ल में जो भी जिन्स मौजूद हो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आगे सर प्लीज़ मुफ्ती साहब सुन रहे हैं हमारी बात, फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दिनों रफ़ाई तंजीमें हों या हुकूमत हो, तो ये सलाबतगान के लिए सबसे जो आसान तरीका है ना खुराक देने का, वो चावल ही होते हैं। अच्छा, चावल उन्होंने पकाए, देगे पकाई और पैक किए और दे दी, तो क्या ये चावल भी उनके लिए बेस्ट रहेंगे या नुकसानदेह? बिल्कुल जी, आप सब चावल एक खुराक है, दी जा सकती है, पानी में बनते हैं, पानी में पकते हैं, पानी की कमी भी काफ़ी हद तक ये पूरी कर देते हैं, इनमें निशास्ता भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर लिया जा सकता है, खिलाया जा सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि इजी वे होता है पहुंचाना, और अगर आपको फ्रेश मिल रहे हैं तो बेहतरीन है। हाँ, क्योंकि हम इन दिनों में यही देख रहे हैं कि पैकेट्स बना के चावल, बिरयानी या कैरी करना ज़रा इजी है, और वो बांटे जा रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं। हाँ, बात तो पहले वही कही है ना कि आप एतदाल के साथ इस्तेमाल करें इसको, मतलब आपने सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा हम रह लेंगे तो बाद में हम कर लेंगे। हाँ, इन हालात में खास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एहतियाती तदाबीर हमें क्या करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे आपको पता है चूज़ी हैं आजकल के दौर के, और उनको तो हालात से नहीं फ़र्क पड़ता, उनको तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ही चाहिए होती। एक तो उनकी सेहत बरकरार रहे, बीमारियों से महफूज रहें, खाने पीने में उनको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें ओबियसली देखें जी, बच्चों के लिए तो फिर यही है कि अगर वो फीडर पीते हैं तो उनका फीडर बॉयल होके जो है इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इन हालात में आप क्या कर सकते हैं जी, कोशिश करें कि जितनी सफाई का ख्याल रख सकें उतना रख के बच्चों को जो है उनके मुताबिक उनकी खुराक जो रूटीन में उनको दी जा सकती है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ठीक है। इस सीज़न में डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, पानी जहाँ पे खड़ा हो, फ्रेश हो या दूसरा पानी हो, ऐसे मामला तब बहुत देखने को मिल सकते हैं। अल्लाह ताला सबको बचाए। मच्छर से बचने के लिए ख़ास तौर पे, और ऐसी हालात अगर वो डेंगू का मच्छर नहीं भी है तो भी मलेरिया पैदा करता है, और क्योंकि जितने भी हमारे मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ पर दलदली इलाके होते हैं, हाँ जी, और जहाँ पर पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है, वहाँ पर मच्छरों की बहुतात होती है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो मर्ज़ है वो ओबियसली मलेरिया ही है, और मलेरिया के फिर आगे एक किस्म आगे बढ़ती है और उसको हम डेंगू का फीवर भी कहते हैं। तो इस सूरत हाल में होता यही है कि मच्छर के काटने से मलेरिया की अलामात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और मलेरिया के लिए भी अद्वियात कैंप्स में आम तौर पर मौजूद होती हैं और दी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एहतियात यही है कि आप एक तो खुले आस्तीनों वाले कपड़े बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इस मौसम में, पूरी आस्तीन वाले कपड़े आप इस्तेमाल करें। हमारा ये शलवार कमीज़ एक बेहतरीन लिबास है जिसमें आप हर तरह से अपने नंगे पार्ट्स जो हैं उनको ढांप सकते हैं, सिर्फ चेहरा और हाथ और हमारे पाँव ही आमतौर पर रहते हैं। तो इनके ऊपर आप अगर आपको अवेलेबल हो तो कोई भी जो मच्छर मार अद्वियात होती हैं या जो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, रिपेलेंट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको अवेलेबिलिटी है आप मच्छरदानी इस्तेमाल करें,
सोते वक्त आप उसका डेफिनेटली इस्तेमाल करें। स्प्रे अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉयल भी बड़े इजीली कैंप्स के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी करके आप सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको अगर अलामात बुखार की आती हैं और उसमें अलामात ये होती हैं कि बुखार आता है, उसके बाद शदीद सर्दी का अमल होता है, फिर तेज़ बुखार होता है और उसके बाद फिर जो है बुखार उतर जाता है, पसीना आ जाता है और फिर एक फेजेस आते हैं इसमें। मतलब ये एक पीरियडिकल डिजीज़ है, मर्ज आता है, कुछ देर के लिए आता है, कुछ देर रहता है, उसके बाद अपना मुकम्मल करने के बाद मरीज़ ऐसे लगता है जैसे मुकम्मल ठीक हो गया, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट आवर या वेरी नेक्स्ट थर्ड डे मतलब उसके वो सिम्टम्स दोबारा रिकरेंट करते हैं, जैसे एक साइकिल चलता है। इनको हम पीरियडिकल डिजीज़ कहते हैं। अगर इस तरह की अलामात आ रही हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करेंगे, जाना बहुत ज़रूरी है। करीबी सेहत जो है उसे विज़िट करें, डॉक्टर को विज़िट करके अपनी अलामात बताएं और उसके अकॉर्डिंगली जो अद्वियात आपको तजवीज़ करें वो आप अपना मेडिकेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर नदीम रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से निकाले। और आप जैसे और हमारे जो साथी हैं, जो हमारे और दोस्त हैं, हमारे देखने वाले हैं, या हमारे जितने भी पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं, उन सबको अल्लाह ताला इन मुश्किलात से। आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ले जी, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब का मैं थैंक यू नहीं कर रहा, इनका थैंक यू हम इकट्ठा करेंगे और ढेर सारा करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब को हम रुखसत दे रहे हैं, इनके आने का बहुत शुक्रिया। एक वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। एक और मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ करवाता चलूँ, अली रज़ा रहमानी साहब जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह। चूँकि हम दोनों एक फील्ड से हैं और हमारा सब्जेक्ट भी एक है कि जब हम ऐसे पेंडेमिक को देख लेते हैं, खुदा न खास्ता पेंडेमिक जैसी ही सूरत हाल है ये भी, और ऐसी नागहानी सूरत हाल में हम अपने लोगों को परेशान देखते हैं, घिरा हुआ देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम उनकी आवाज़ बने, हम उन तक पहुँचें, हम उनकी बात आगे तक पहुँचाएँ। हम जो कर सकते हैं कम अज़ कम वो तो करें। तो ऐसे सैलाबों में, आफात में, हादसात के दौरान हमारा जो किरदार है वो हमें पता है, लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी कैसे अदा करनी चाहिए, अपना किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें, मदद कर सकें? बहुत शुक्रिया सर। इसमें जैसे कि आपको पता है कि मीडिया को रियासत का चौथा स्तून भी कहा जाता है और मीडिया की वैसे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इस तरह की जब सूरत हाल होती है, क्राइसिस होता है, तो मीडिया की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। तो इस सारे क्राइसिस के अंदर, इस सारी सूरत हाल के अंदर मीडिया का जो किरदार है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम तो जो मेन स्ट्रीम आपका मीडिया है, सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ी बहुत लोगों को रिजर्वेशन होती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो इस क्राइसिस के अंदर जब आप जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद होती है। जो इफेक्टिव होते हैं, जो मुतासिरीन हैं, हमारी बात सुनने वाला, हमारी बात आगे पहुंचाने वाला कोई आया। और अक्सर ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तौर पे काम कर रही होती है, जो अवामी नुमाइंदे होती हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे उनकी रसाई नहीं होती। तो फिर मीडिया पहुँचता है गलियों में, कोनों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे इंतज़ामिया नहीं पहुँच पाती, तो फिर मीडिया उनकी आवाज़ बनता है और उनके मसाइल को जो है वो उजागर करता है और इंतज़ामिया के सामने लाता है, और फिर कोशिश करता है कि उन मसाइल का जो है वो हल हो, और वो जो मुतासरीन हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए कोशिश करते हैं कि लोगों को जो वसाइल हैं वो भी मिले, उनकी मुश्किलात भी कम हो सके। अच्छा अली साहब, जिस तरह अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हम बुराई को चुनते हैं। कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, हम उसमें से बुराइयां चुननी शुरू कर देते हैं। हमारा जो आपका और मेरा प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में हमें अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट भी सामने रखना चाहिए, मस्बत पहलू भी सामने रखना चाहिए। ऐसे हालात में ऐसी बातें भी सामने रखनी चाहिए कि जो उनको फेस करें, जो उस मुश्किल दौर से, कड़े वक्त से गुजर रहे हैं, उनको एक करिशमेंट आ जाए, उनको हौसला मिल जाए, ना कि उनको ख़त्म हो गया है और उनका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाए। इसकी कितनी अहमियत है? सर मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब आप देखें, क्राइसिस है, ये कुदरती आफात हैं, इसमें ना गवर्नमेंट का इख्तियार है, ना एक आम बंदे का इख्तियार है, ना मीडिया का इसमें इख्तियार है। ये अब अल्लाह ताला की तरफ से जब आती है तो इसको हमने सब ने मिलकर इसका सामना करना है, इस मुश्किल से निकलना है। और ज़ाहिर है जब आप इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर क्राइसिस आए, लाहौर की अगर बात करें
तो लाहौर में जो मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखता हूँ, जो प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी मैं देखता हूँ, तो हमारी जब लाहौर में जब पानी आया सैलाब का जो रावी के अंदर, तो ये जब कन्वर्सेशन होती थी तो उनका ख्याल था कि मैक्सिमम जो है वो 1,25,000 क्यूसिक तक पानी जो है वो आएगा, लेकिन हमने देखा लाहौर के अंदर 2,21,000 तक शाहदरा के मकाम से गुजरा। तो अब हुकूमत ने तो अपने एंड से तैयारी की थी और इसमें मैं समझता हूँ बहुत कम वक्त मिला है। ये 24 घंटों के अंदर या आप कह लें 36 से 48 घंटों के अंदर इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है, अब हुकूमत की तैयारी तो थी लेकिन उस तरह से नहीं थी। अब ये पानी जब ज़्यादा आया तो ज़ाहिर है इतना जब ज़्यादा पानी आया है, सैलाब आया, तो उसने तबाही भी उसी हिसाब से फैला। तो इस सिलसिले में ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो आपको मसाइल भी नज़र आएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं या मीडिया को भी कि आप इसके अंदर मनफी रिपोर्टिंग ना करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। उसमें यह है कि जहाँ पे इश्यूज हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुँचती है और वो कोशिश करती है कि लोगों के मसाइल जो है वो हल कर सके। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है नवीद भाई जी, आपका हल्का अहबाब भी होता है, शहर के बड़े सनतकार भी आपके साथ राब्ते में होते हैं, आपके बाकी दोस्त या बीट फेलोज भी होते हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, उनको ये पैगाम दें कि यार यहाँ पे हुकूमत नहीं पहुँच पा रही, या बहुत सारी फलाही तंजीमें आपने रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी, तो आप उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। और ऐसा हुआ है, मैं चूँकि हमने लाहौर के हर इलाके के अंदर रिपोर्टिंग की है, शफीकाबाद भी गए हैं, फरखाबाद भी गए हैं, अगर इस साइड पे जाएं रावी की साइफन वाली साइड पे, तो वहाँ भी हमने सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया है। और इसके साथ साथ जब आप क्रॉस करते हैं ठोकर न्याज बेग जी को पता है सोशल मीडिया पे वो एक सोसाइटी को लेके बड़ा इशू है, लेकिन उससे आगे की जो आबादियां हैं जिसमें बेशुमार गांव हैं, तकरीबन कोई 100-150 के करीब देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं, वहाँ पे हुकूमत नहीं पहुंची है। तो हमने वहाँ से भी रिपोर्टिंग की और फिर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी चीज़ें शेयर की। खैमा बस्तियां बाकायदा वहाँ पे लगी, फलाई तंजीमों ने चून के अंदर भी और उससे आगे भी। बल्कि मुझे एक चीज़ यहाँ पे बड़ी कहना बेहतर लगेगी कि हम अगर इदारों की बात करते हैं तो रेस्क्यू 1122 को मैंने काम करते देखा है, मैं आई विटनेस हूँ। हम पुलिस के जवानों को भी देखते हैं कि उन्होंने काम किया, आर्मी तो हमारी हमेशा एक कदम आगे ही रही है। इदारों ने काम करने में कमी नहीं छोड़ी, जिसका मैं आई विटनेस हूँ। कहाँ कोताही हुई, क्या हुआ, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना भी चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो पुलिस के जवान हैं और वो लोगों की मदद करने के लिए इतने गहरे पानियों में घंटों से काम कर रहे थे, आखिर वो भी तो इंसान है, आखिर वो भी तो हमारी ही मदद के लिए आए थे, और फिर उनकी अपनी तबीयत खराब हुई तो फिर उनको मेडिकल एड दी गई, फर्स्ट एड दी गई। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लोग इसमें मैं बल्कि ऐड करूंगा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो वेस्ट कंपनीज के वर्कर्स हैं, हाँ, उनका काम शहर की सफाई करना है, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर हमने देखा कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे रेस्क्यू 1122 काम कर रही है, जैसे हमारे फौज पाकिस्तान के जवान काम कर रहे हैं, जैसे हमारे तंजीमों के जो वो लोग काम कर रहे हैं हमारे। तो ना वो दिन देख रहे हैं, ना वो रात देख रहे हैं, ना वो पानी की गहराई देख रहे हैं, ना वो ये देख रहे हैं कि हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमें कोई बीमारी लग सकती है। आपको पता है डेंगू भी आजकल बारिशों का सीजन है, तो उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद हर सोसाइटी का, हर इदारे का, हर फर्द जो है वो इस वक्त इवन मैंने मजहबी तंजीमों को बहुत देखा है कि वो बहुत सर्व कर रहे हैं। जैसे खैमा बस्तियों की हम जिक्र कर रहे थे, 2-3 ऐसी मैंने मजहबी तंजीमें देखी जो फलाही तंजीमें भी हैं, उन्होंने बाकायदा खैमों की एक बड़ी लॉट मेरे सामने वहाँ पे फेंकवाई और लोगों को बाकायदा अनाउंस करके कहा, बुला के कहा, अपने लोग भेज के कहा कि अगर आपको तकलीफ है तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। उसमें पैकेज था पूरा। अच्छा, जहाँ पे अभी हम कवरेज की बात कर रहे थे, अली आपने भी देखा होगा कि हम लाहौर की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें, हम जिंदा दिलाने लाहौर तो हैं, लेकिन हम थोड़ी बेवकूफ़ी भी कर जाते हैं। वो किस तरह से हम हर चीज़ को एंजॉयमेंट में लेना शुरू कर देते हैं। जब मैं रावी के पुल पे पहुंचा, मैंने देखा कि मीडिया की तो गाड़ियां खड़ी हैं, कवरेज तो हो रहा है, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद रात के पहर भी खड़ी थी और बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार बाइक्स पे, पैदल, एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। मैंने पूछा क्या पानी देखने आए थे, बच्चों को पानी दिखाने आए थे? मुफ्ती साहब, बल्कि आप भी इसमें शामिल रहिएगा, बच्चों को पानी दिखाने आए हैं जो बच्चों के लिए शदीद खतरनाक है। हाँ जी, तो इनको खुद भागेंगे कि बच्चों को संभालेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उनसे पूछा कि भी आपके एरिया, नहीं हमारे एरिया में कोई पानी नहीं है और कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, और कहा भी नहीं गया। तो हमने बच्चों को पानी दिखाना था, हमने खुद पानी देखना था, और वहां पे घंटों खड़े और गप्पे लग रही हैं और ये बातें हो रही। इससे भी हमें इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल नबी साहब, इसमें अब देखें हम लोग तो मुसलसल दरिया रावी से, सगियाँ से और बाकी जो मकामात है वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं,
तो पुलिस की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, बल्कि एक दिन तो रिलीफ कमिश्नर पंजाब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि खुदारा आप लोग दरिया के करीब ना आए, क्योंकि ये कुदरती आफात है और आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि पानी किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है जी। तो लेकिन लोग हैं कि लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। रावी के ऊपर भी हमने देखा, और कल बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हमने देखी, उस पर फिर जब नोटिस में आई इंतज़ामिया की तो उस पर एक्शन भी हुआ। दरिया रावी पे इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 60,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। तो अब ये कहें कि गुज़श्ता अगर 48 घंटों की बात करें तो तीसरा हिस्सा पानी का इस वक्त गुजर रहा है। तो कल जैसे ही पानी का लेवल कम हुआ है, तो संडे भी था कल, तो लाहौरी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद थे और लोग कश्ती रानी की सैर के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे फिर जब इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात लाई गई तो फिर उस पर एक्शन भी हुआ। तो हुकूमत के साथ, इंतज़ामिया के साथ ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें जो उनका किरदार है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको भी पूरा करें। हुकूमत और इंतज़ामिया जो मुतासरीन है उनके रिलीफ के लिए इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, तो बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी के हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम थोड़ा सा ख्याल करें, अपने आप को भी महफूज रखें और इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किलात पैदा ना करें। और ये कितना डेंजरस हो सकता है कि पानी का रेला कितना शदीद गुजर रहा है और पुल की कैपेसिटी जितना लोड उठाने की है, हम उसके करीब करीब पहुंचे, उसके ऊपर खड़े, गाड़ियां खड़ी हैं, बाइक्स खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, पैदल आने जाने वाले लोग खड़े। इतना लोड, जब पानी का इतना बहाव तेज हो तो आपको नहीं डालना चाहिए, इससे भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा अली, एक चीज़ और है, सनसनी। आजकल सोशल मीडिया के तो एथिक्स के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ तस्दीक के बगैर नशर नहीं की जाती। तो ये तो बहुत जिम्मेदाराना बात है। लेकिन ये जो सनसनी वाला मामला है, ये हो गया है, इतने घर डूब गए हैं, इतना नुकसान हो गया है, रातों को ना सोए, किसी भी वक्त पानी आ सकता है। आप यकीन कीजिए मुफ्ती साहब, बल्कि ये हुआ कि 3 दिन पहले जब ये लाहौर के बारे में खबरें थी तो मैंने कहा जाके देखना तो चाहिए हालात क्या है, लेकिन उस वक्त कोई ऐसे हालात नहीं थे। कॉशन की गई थी चीज़ें, अलार्मिंग थी चीज़ें, लेकिन पानी आ चुका है इतना, यानी वो नेगेटिव इतना ज्यादा था सोशल मीडिया पे। ओवरऑल क्या देना कि लाहौर डूबना शुरू हो गया, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, लाहौर डूबना शुरू हो गया। तो ऐसे बजाय इसके बताएं कि लाहौर का एक कोना है या एक मखसूस बस्ती है या थोड़ा सा इलाका है जिसमें पानी आएगा जी, पूरे लाहौर को ही कह देना लाहौर डूबना शुरू हो गया है, इतने लाख क्यूसेक पानी आ गया। ये तो लोगों को डराने और खौफजदा करने वाली बात, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली है। और मैं 3 रातें यही होता रहा कि 2-3 बजे तक हम लोग जागते रहे कि यार कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला। इस सनसनी से कैसे बचना चाहिए? नवीद भाई, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम भी पिछले 1 हफ्ते से जब मौजूद हैं तो हम रात को नहीं सोते थे। जो जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनकी कॉल आती थी कि बताएं क्या सूरत हाल है, इतनी पैनिक है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसमें एक तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फिर भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहा है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि रिपोर्टर को ऑन ग्राउंड फील्ड से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, जब वो उसको अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से नशर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है चेक एंड बैलेंस होता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो वहाँ पे जो एडिटर्स होते हैं वो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। अगर कोई वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिससे वो समझते हैं कि इससे पैनिक क्रिएट होगा तो उसको काम डाउन कर दिया जाता है, या वो नशर ही नहीं करते, वो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी जो ऑन ग्राउंड दोस्त हैं उनको भी ये समझना चाहिए, और सहाफ़ती इक़दार भी यही कहती हैं कि आप क्राइसिस के अंदर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं करनी जो सोसाइटी के अंदर जो है वो पैनिक क्रिएट करे। तो इसमें जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं थोड़ी सी जिम्मेदारी उनको भी अदा करनी चाहिए, और इसके साथ साथ शहरियों को ये चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करें, और इस पे हुकूमत को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और ये ज़्यादा चीज़ें आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही मिलेंगी, और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो सहाफ़ती इक़दार को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप देखें, इंडिपेंडेंट उर्दू की मैं बात करूँगा, उर्दू न्यूज़ की बात करूँगा, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़ी ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो है वो कर रहे हैं। तो ये जो बाकी लोग हैं, बार बार फिर मामला उसी तरफ जाता है कि हमने बदकिस्मती से लाहौर का जो सैलाब था उसको सिर्फ एक सोसाइटी के गिर्द जो है वो हमने उसको किया, और उसके ऊपर ही रिपोर्टिंग स्पेसिफिक एरिया को लेके हमने सैलाब, जबकि उसी पट्टी के अंदर अब आप आगे चले तो मैं आपको बेशुमार गाँव के नाम बता सकता हूँ। नोवल गाँव है, उसमें नानो डोगर है,
खाने की जुगियां हैं, सुंदर मांगा, और ये सारी पट्टी, इसके बहुत से गांव जो है वो ज़ेरे आब आए, लेकिन उसकी किसी ने बात नहीं की। ना वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँचा, ना वहाँ पे इंतज़ामिया पहुँची। तो इसमें जो है वो लोगों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए। और भाई जैसे आप कह रहे हैं ना, नेगेटिविटी को हम लोग कैश भी करते हैं, फिर हम किस तरह से ओ सनसनी है वो दिखाओ, मेरा यही ज़्यादा व्यू लेके आएगा क्लिप, मेरा यही जो व्लॉग मैं करूँगा क्योंकि लोग ये देखना चाह रहे हैं। हम लोग नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा चुनना शुरू हो गए हैं, और हर सहाफ़ी जिसने माइक पकड़ा है वो सहाफ़ी नहीं, बिल्कुल। हर वो चैनल जो सोशल मीडिया पे है और वो चैनल बना के बैठ गया सहाफ़त के नाम के ऊपर, वो सनसनी फैला रहा है, वो सहाफ़त नहीं है, वो सहाफ़त का मेयार नहीं है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा एलैबोरेट करना बड़ा ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम जब फील्ड में होते हैं, जैसे पैगाम टीवी की टीम अपनी फील्ड में जा रही है, मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है, लाहौर, कसूर, मांगा, लाहौर से बाहर सियालकोट, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जा रहे हैं। मैंने देखा है कि जब हम लोग फील्ड में होते हैं तो इमदादी सरगर्मियों के लिए कोशिश करते हैं, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह की तरफ से आफात आई, उनको अब हमने किसी ना किसी तरह से ठीक करना है, या चीज़ों को अब हमने सुलझाने की तरफ लेके जाना है। हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को हम ठीक करने की तरफ लेके जाएं, हम इमदाद की बात करें, लोगों की हेल्प की बात करें। ये कितना ज़रूरी है किसी ऐसे शख्स के लिए या किसी ऐसे मुआशरे के लिए। सहाफ़ी होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम मुआशरे की तश्कील दोबारा से करनी शुरू करें, लोगों की हेल्प करनी शुरू करें, ना कि ये वाले काम करें कि हुकूमत ने ये कर दिया, इदारे ने ये कर दिया। वो समहाउ एक स्टेटमेंट ज़रूरी है ठीक करने के लिए, लेकिन ये कितना ज़रूरी है दोबारा तामीर करने के लिए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत से ज़्यादा मीडिया का किरदार है, क्योंकि आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं और आपने फिर लोगों के मसाइल को दिखाना है। आपने हुकूमत को उन जंगों की निशानदेही करनी है जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकती। तो हमने देखा है कि जो फलाही तंजीमें हैं वो फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, और हमने उनके साथ ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल काम है। फलाही तंजीमें, रज़ाकार और बाकी जो इदारे हैं वो अपनी जान मुश्किल में डाल के उन मकामात पे पहुँचते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये इलाका है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है। देखें, गवर्नमेंट के पास एक महदूद वसाइल होते हैं, और गवर्नमेंट ने तो बजट एलोकेट नहीं किया था इसका, खास तौर पे ऐसे हालात बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी इस दफ़ा नवीद भाई तबाही आई है कि किसी ने कैलकुलेट ही नहीं किया था इसको। तो अब ये क्राइसिस है, इसमें हमने बतौर कौम इस सानहे का सामना करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि परसों की बात है, हम लोग थे बाबू साहबू के पास, तो वहाँ पे फलाही तंजीमें तो जहाँ अपना काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, लोगों का जज्बा देखें कि लोग मोटरसाइकिल के ऊपर 2-2 लोग, 3-3 लोग जा रहे हैं। और जब पानी का लेवल कम हुआ, लोग अपने घरों की जानिब वापस आना शुरू हुए, तो लोग घरों के अंदर जाके डोर पे दस्तक दे के ये पूछ रहे थे कि किसी को खाना चाहिए, जी, किसी को कोई चीज़ चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तानी कौम जो है वो हमने माजी में भी देखा कि एक जज्बा है कौम के अंदर। 2005 के अगर ज़ल्ज़ले की बात करें, फिर जो सैलाब आए, जितनी भी आफतें आई हैं, तो लोगों के अंदर जज्बा है, लोग अपने लोगों की मदद करते हैं, और अभी भी लोग कर रहे हैं। और आप ये बात कर रहे हैं कि लोग हमारा भी इतना ख्याल करते हैं। जब हम मीडिया पर्सन, आप इस चीज़ के गवाह होंगे कि परसों हम लोग सियालकोट में मौजूद थे और हम वहाँ के हालात कवर करना चाह रहे थे। टीम जब वहाँ पे पहुँची तो हमने रूरल एरिया में जाना था। शहर में भी हालात कोई अच्छे नहीं थे, कई फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके थे और सड़कें टूटी हुई थी। लेकिन बहरहाल जब हम उस दही इलाके में पहुंचे जहां पे पानी अभी भी 3 से 4 फीट मौजूद था, और वहां पे कई ऐसे लोग थे कि जो अभी तक लापता थे, जिनका पता नहीं चल रहा था। हमने सोचा कि अपनी टीम के साथ, हमारे पास ऊंची और बड़ी गाड़ियां, हम अंदर थोड़ा पेनिट्रेट करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने हमें सख्ती से मना किया कि आगे 10-10 फीट पानी अभी भी मौजूद है, आप उन एरियाज़ में मत जाए। और हमने कहा कि चलें थोड़ा सा अंदर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वो जो बिलीव इट, हमारी गाड़ियाँ पूरी डूब गई, और जहाँ तक वो डूबी उसके बाद लोगों ने कहा कि हम आपको मना कर रहे हैं, इससे मज़ीद आगे मत जाएं। तो लोग, यानी हम जाते हैं तो हमारे साथ भी उनका जज्बा वही होता है कि आप ये ना करें, हमें परेशानियां हैं, हमें मुश्किलात हैं, आप उनकी आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन आगे ये ख़तरा हो सकता है। सो ये 2 वे ट्रैफिक होती है, सारे एक दूसरे की खिदमत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आपके एक्सपीरियंस में क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। रात को मैं शादरा में हम लोग गए हैं, फर्खाबाद के, जो बिल्कुल दरिया के ऊपर घर थे, और वहाँ हमने रिपोर्टिंग करनी थी क्योंकि बिजली अभी तक जो है वहाँ पे उसकी सप्लाई जो है वो बहाल नहीं हो सकी। इस तरह पानी भी वहाँ पे नहीं पहुँच रहा। तो आप यकीन करें कि लोगों ने हमें
बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया और लोग खुद हमें लेकर गए। और आपके वाली बात कि आपने इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे अभी भी खतरा है। यहाँ पे मट्टी है, दलदल है और यहाँ पे जो गलियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। तो आपने इससे आगे नहीं जाना। लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और परसों जो मैंने आपको बाबू साहब वाली बात की, लोगों ने हमें आके पूछा है कि आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, कि आप लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं दिन रात, तो लोग हमारी भी वैसे ही खिदमत करते हैं, ख्याल करते हैं, हमारा ख्याल कर रहे होते हैं जिनका खुद ख्याल करने की भी जरूरत है। तो हमने कहा नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है, हमने गाड़ी के अंदर खाना और पानी का इंतजाम किया, वो आपको कोई चीज चाहिए तो बताएं। तो लेकिन लोग जो है वो बिल्कुल जो मीडिया पर्सन हैं उनका भी उसी तरह ख्याल करते हैं। मुफ्ती साहब, एक तरफ तो खुद बेचारे परेशान हैं, उन्हें भूख है, घर से दरबदर हैं, उनके सेहत के मामलात हैं, पानी घरों से निकल नहीं रहा, लेकिन एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। मैंने लोगों को देखा, उनके अपने घर डूबे हैं, लेकिन वो लोगों को खाना देने जा रहे हैं, लोगों को पानी देने जा रहे हैं। दीन इस हवाले से क्या कहता है? मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की ख़ास रहमत है जी, कि इस मुश्किल वक़्त में लोगों के अंदर हमदर्दी के जज्बात पहले से कहीं ज़्यादा आ जाते हैं। वो जो आम हालात में आपस में लड़ रहे होते हैं ना कि ये जगह मेरी है तो 1 इंच भी इधर नहीं होने दूंगा, 1 इंच भी इधर नहीं जाने दूंगा, अब वो इकट्ठे ही बैठे हैं एक ही जगह पे और सब मिलके इस मुसीबत में अपने एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे हैं, दिलासा भी दे रहे हैं। और जो कुछ किसी के पास है, कल मैंने एक बड़ी खूबसूरत वीडियो देखी थी, तो वो मशरकी पंजाब की, लेकिन वो सरदार बड़ा खुशी से बता रहा था कि देखें ये एक मजदूर है जो मामूली सी मजदूरी पर किसी बड़े सरदार के घर काम करता था। तो आज जब हमने हेल्प के लिए, इमदाद के लिए चीज़ें जमा करनी शुरू की हैं, तो 1 तोड़ा गंदम का ये भी अपने घर से ले आया। अल्लाह अकबर। तो ये जज्बा जो है ना लोगों, हमारे लोगों में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं माशाल्लाह, तो एक दूसरे की मदद करने को अपना फ़र्ज समझते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही अल्लाह की ख़ास रहमत है कि लोगों के अंदर हमदर्दी, एक दूसरे के लिए इसार, कुर्बानी के जज्बात पहले से बढ़ जाते हैं। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि परसों हमने देखा है कि फलाही तंजीमों भी जैसे मैदान के अंदर काम कर रही हैं, खैमा बस्ती हैं, 10-10 साल के बच्चे हमने देखे वो कैंप्स के अंदर पहुँचे और वो भी अपने जो भाई हैं, बहनें हैं छोटे, उनकी मदद के लिए जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारी सोसाइटी की बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह का ख़ास करम है कि इस क्राइसिस के अंदर भी लोग जो है वो उनका जज्बा दीदनी और लोग अपने भाइयों की जो आफज़दा मुश्किलात का शिकार है उनकी खिदमत के लिए पेश है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, दोनों हाथों में खाने के बैग पकड़े हुए और 2-3 फीट का पानी था अभी, उसमें से गुजरते हुए सामने वाले घर में जाके वो खाना दे रहा है बच्चा। तो ये देखें, हमारा माशरा ये है कि हम ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते हैं। अली रज़ा रहमानी साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं और डॉक्टर मुफ्ती मौलाना अजमल भट्टी साहब रुखसत ले रहे हैं। सर, मर्जी है आपकी, हम आपको क्या कह सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी इंगेजमेंट्स है तो डेफिनेटली आपने थोड़ा वक्त हमें ज़्यादा दिया आज। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब और हमारे अभी मजीद मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अली रज़ा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ़खरुल इस्लाम साहब, जो कि मीडिया एजुकेटर हैं और सहाफ़त से पिछले 24 बरसों से वाबस्ता हैं और पैगाम टीवी के डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग भी हैं। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं प्यार से, और हमारा जो एक अच्छी बॉन्डिंग है, मैं फ़खर भाई कहा करता हूँ, लेकिन फ़खरुल इस्लाम साहब कहते मुझे सकील लग रहा है थोड़ा, लेकिन एनीवे हम इसको जारी रखेंगे। सर थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही कर लेता हूँ। हम चूँकि मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, आप उस्तादों में से भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आप समझा भी रहे हैं, चीज़ों को गहरी नज़र से देख भी रहे हैं। हम जब सहाफ़त की बात करते हैं इस सारी सिचुएशन में, तो सहाफ़त या सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी क्या हो जाती है ऐसी सारी सूरत हाल को देखते हुए? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। सर अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, एक चीज़ जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ी पढ़ाई जाती या समझाई जाती, वो है क्राइसिस रिपोर्टिंग। अच्छा, ये जो डिज़ास्टर होता है और ये जो आप कह लें नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती हैं, इनकी रिपोर्टिंग का एक और स्टाइल होता है। अच्छा, इसका आम जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में होते हैं, वहाँ पे जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वो और तरह की होती है जी। लेकिन जब इस तरह की नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं या डिज़ास्टर्स होते हैं और क्राइसिस होता है और इतने बड़े पैमाने पे होता है, हमने देखा कि पिछले कोई 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब के एक बड़े हिस्से के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल थी, ये एक कह लीजिए कि नेशनल डिज़ास्टर था, एक आफत थी जो कि हमारे ऊपर आई थी। अभी हमारे भाई
अलीरज़ा रहमानी से बात कर रहे थे कि जी एक ओवरऑल एक हर इदारा, हर हमारा महकमा उसके अंदर काम कर रहा था, तो ऐसे वक्त में जो हमारा सहाफ़ी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हमने सनसनी नहीं फैलानी, हमने फेक न्यूज़ नहीं देनी। अच्छा, मैं जब उसका देख रहा थंबनेल वगैरह, रावी बिफर गया और जो तबाही ही तबाही, लाहौर डूब गया, शहरों के शहर तबाह हो गए, गाँव तो। अच्छा, ये अल्फाज का चुनाव आपका बड़ा ही सेंसिबल होना चाहिए। इस वक्त लोगों को हौसले की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें दो बातें होती हैं। एक होती है कि आपकी फैक्ट्स, कि आपने फैक्ट्स देने हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है और लोगों को जो है जो असल सूरत हाल बतानी है, ताकि वो लोग आने वाली की सूरत हाल के बारे में पहले से आगाह हों। और दूसरी बात कि हमारे भाई बता रहे थे कि जो हमारे इदारे हैं, गवर्नमेंट्स हैं, हमारी जो आप कह लीजिए कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये बताना कि कहाँ ज़रूरत है और क्या सूरत हाल है। तो ऐसे में एक सहाफ़ी जो होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल प्ले करता है। अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा होता है और वो चीज़ें बहुत सेंसिबली जो है वो दे रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे रहा होता है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ एक और जो बात हमें अपने नाज़रीन को भी बतानी है, और जो पब्लिक है जो कि एक अब रेसिपिएंट होती है उस मीडिया की, उसको भी ज़रूरत है कि वो अथेंटिक सोर्सेज से जो है इन्फॉर्मेशन ले। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि वो होता है आजकल सोशल मीडिया है, तो स्क्रॉलिंग करते हुए जो सामने आता है, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा वो हमें इतने हम वो एक जिसे कहते हैं ना चीखते धाड़ते किस्म के हम थंबनेल लगाते हैं कि जिससे जो है वो हम अट्रैक्शन को जो है वो ग्रैब कर सकें। असलन जो होता है कि जो हमारा यूज़र है जो उस मीडिया को इस्तेमाल, ख़ास तौर पर ऐसी सिचुएशन में उसको भी अथेंटिक सोर्स की तरफ जाना चाहिए। मसलन NDMA है, PDMA है, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, हमारे महकमा मौसमियात, इदारों को सुने दे, हमारा SQ 1112 जो है। और हम चूँकि एक मतलब मीडिया के इदारे से, तो हम उनके साथ जब इन कॉन्टैक्ट थे, अभी हमारी परसों बात हुई, हमने चाहा कि हमारे SQ 1112 के जो दरिया सतलुज के गंडा सिंह वाला के जो एरिया में जो हमारे लोग हैं उनसे हम बात करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। यकीन कीजिए कि मगरब की नमाज के बाद उनकी मुझे कॉल आई, हम सुबह से ट्राई कर रहे थे, तो उन्होंने एक तो माजरत कीजिए हम सारा दिन जो है ना वो आपकी कॉल्स आती हैं, हम उसको रिसीव नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त कहते हैं इमरजेंसी की सूरत हाल है और अभी गंडा सिंह वाला से 3,80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और हमें इमरजेंसी में कॉल कर लिया गया कि सब लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, अब ये सारे इदारे मुतहर्रिक हैं, चीज़ें इनके पास वो सारा डाटा आ रहा होता है कि अभी क्या सूरत हाल है, कहाँ क्या सूरत हाल, तो इन इदारों की तरफ देखना, इन इदारों से इन्फॉर्मेशन लेना, ना कि वो जो थंबनेल वाले जो हमारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ वो जो व्यूज़ के लिए काम कर रहे हो, तो उनकी तरफ देखना। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में ये दो तरफा हो जाता है कि जो हमारे रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, इदारे हैं, भले वो यूट्यूबर हों, भले वो जर्नलिस्ट हों, भले वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों, उन्हें चाहिए कि इस क्राइसिस के, इस सिचुएशन के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। अच्छा, जैसे फ़खर साहब कह रहे हैं ना, ये बात है जिम्मेदारी की, और कोई भी काम हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, उसको जिम्मेदारी से अदा करना ज़रूरी होता है। आप जब रिसर्च ही नहीं करेंगे, डाटा कलेक्ट ही नहीं करेंगे, तो आप आगे प्रेजेंट क्या करेंगे? अगर ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो फिर वो वही प्रेजेंट करेंगे जो सनसनी है, जो झूठ है, और ऐसी चीज़ें जैसे थंबनेल वगैरह के बारे में सर कह रहे हैं कि वो ऐसे लगाएंगे कि लोग उनसे अट्रैक्ट होकर कम से कम 2 सेकंड, 5 सेकंड या 1 मिनट की वो वीडियो देख ले, तो उनका वो काम बन जाए। अच्छा नवीद साहब, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, फ़खर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इसमें मैं समझता हूँ जहाँ मीडिया की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है, वहाँ पे जो हमारे शहरी हैं इनकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं थंबनेल के साथ, उनको डिस्करेज करें, आप उनको शेयर ना करें। अब कल की बात है, कल एक खबर चली कि जी इंडिया ने एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो छोड़ दी है। तो आपको पता है नेशनल लेवल के ऊपर भी NDMA का कंट्रोल रूम बना हुआ है, पंजाब लेवल के ऊपर PDMA का कंट्रोल रूम बना हुआ है, और PDMA का जो अमला है वो हर लम्हा जो है वो डाटा कंपाइल कर रहा है। उनके पास पंजाब के हर इलाके की घंटों के हिसाब से डाटा आ रहा है, किस दरिया के ऊपर, किस बराज के ऊपर, किस हेड के ऊपर कितना पानी जो है वो गुजरा और अगले घंटों में कितना गुजरेगा। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये शहरियों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनके ऊपर रिलाई करें। और PDMA के जो DG हैं वो डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कल हमें जब खबर मिली कि चिनाब की साइड पे इंडिया ने बड़ा रेला जो है वो छोड़ दिया है, तो उस पर जब हमने उनसे कम्युनिकेट किया तो उन्होंने कहा अभी इसके ऊपर हमें ऑफिशियल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई है, हमें इतलात हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और हम 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमने भी इंतज़ार किया कि DG साहब क्या कहते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने यही बताया कि हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास ये इतलात हैं। तो मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस सिचुएशन के अंदर पैनिक से बचना चाहते हैं तो आप जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, PDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली, आप उसके ऊपर देखें।
और इसके अलावा NDMA का कंट्रोल रूम बना हुआ, वो भी डेली बेसिस के ऊपर जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, पंजाब इरीगेशन, उनका भी डाटा जो है वो हर घंटे के बाद रिलीज हो रहा है। तो आप बजाय इसके कि ये जो टिकटॉक के ऊपर व्यूज़ के चक्कर में, मैं दरख्वास्त करूंगा ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कि यार और भी बहुत मौके आते हैं, ये मौका नहीं है व्यूवरशिप का, अली भाई ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है जो इस तरह का कंटेंट देते हैं, जो फ्लोट करते हैं फ़खर साहब ये चीज़ें, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि उनको इन कैश कैसे हो सकती हैं चीज़ें, उनको फेम कैसे मिल सकता है, या उनको व्यूज़ कैसे आ सकते हैं, जो कि बहुत लो लेवल बात। इसमें सॉरी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने अभी बात की, देखिए अभी जैसे रन साहब कह रहे हैं ना कि ये वक्त नहीं है। हाँ जी, यानी एज ए नेशन अगर आप भी तो इसी का हिस्सा है ना, आप भी इसी आप कह लीजिए कि मुल्क का हिस्सा हैं, नेशन का हिस्सा हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, और हमें सबको अंदाज़ा है कि हम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं। तो ये बात ये होती है कि कुछ चीज़ें आती हैं जो उस मौके की नहीं होती हैं, वो हमें उस मौके पर नहीं करनी चाहिए, वो किसी और मौके के लिए होती हैं। तो इसलिए हाँ, लेकिन ये है कि शायद इसमें कुछ हमारी ट्रेनिंग का मसला है कि हमें इस बात सिखाई नहीं गई, हमें ये बात बताई नहीं गई, हमें ये बात पढ़ाई नहीं गई कि आपने ऐसे हालात में किस तरह। आप देखें दुनिया भर में क्राइसिस रिपोर्टिंग पढ़ाई जाती है, दुनिया भर के अंदर डिजास्टर जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है कि आपने और इसके SOPs और होते हैं, टू डू और नॉट टू डू। हाँ, ये बाकायदा ऑफ कोर्स ये ऐसे ही होता है, और ये बाकायदा एक पढ़ी पढ़ाई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने एक दहाइयों के बाद इस चीज़ को जो है ये चीज़ इवॉल्व हुई है कि आपने इसके बाकायदा मैनुअल्स बने हुए हैं कि आपने कौन सी बात कहनी है। और अच्छा समटाइम ऐसा भी होता है आपस बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, अब लेकिन वो उस वक्त देने वाली नहीं होती, उस वक्त पैनिक की सिचुएशन होती है। और आपने जैसे अभी बात कर रहे थे कि वो जो PDMA के DG साहब कहते हैं, हाँ, अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम अपनी उन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उनको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद, और लम्हा मैं एक बात बताऊँ, हमारे पास जब हम जर्नलिज्म करते हैं और करते थे तो उसमें होता था कि आपके पास खबर होती थी, लेकिन जब तक उसको आप क्रॉस चेक नहीं कर लेते, उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर लेते, आप खबर नहीं देते। और उससे आपको समटाइम ये होता है कि यार कि मेरी खबर जो लेट गई है और ये खबर किसी और ने ब्रेक कर दी है, लेकिन अनटिल अनलेस मैं उस खबर को वेरीफाई नहीं करता और मैं उसको किसी ऑथेंटिक सोर्स के साथ उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, उस वक्त मैं खबर रिलीज नहीं करता। तो ये एक अब जर्नलिस्ट के और एक रिपोर्टर के SOPs होते हैं। सर जैसे आप फरमा रहे हैं ना, ये है एजुकेशन लेना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा कि अली भाई को बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, फ़खर साहब को बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। इन्होंने ये वाला क्लिप किया था, मैं भी एक माइक ख़रीदता हूँ, मैं एक कैम लेता हूँ, और अब तो खैर आप मोबाइल लेते हैं और आप अपना क्लिप चढ़ा देते हैं। मेरा सहाफ़त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं, इवन कि मेरी बेसिक एजुकेशन नहीं है, और मैं जो लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ वो लफ्ज़ इतने वैलिड नहीं है, मेरा तरीका वो नहीं है कि जो दूसरे के कान में जाए तो उसको मुहज़्ज़ब लगे। हम ये तो कर रहे हैं सर। मुझे लगता है ये चीज़ें ना ऐसा मैच्योर होती हैं। हमारा शुरू से जब ये हमारे प्राइवेट TV चैनल आए और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर आया ना, तो सबने ये कहा कि ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाएंगी। होता ऐसे ही है कि आप एक चीज़ करते हैं और करते चले जाते हैं, हत्ता कि लोग जो है वो आप कह ले इनसेंसिटिव हो जाते हैं उन चीज़ों के साथ कि यार ये मतलब ये इसका कुछ नहीं होगा, इसके अंदर, इस बात के अंदर कर लो इसको। हाँ जी, नहीं इसके बाद होता है ये जो देखने वाला होता है उसको भी इल्म होता है कि ये जो ऊपर जो थंबनेल है इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और जब आप ये चीज़ बार बार करेंगे तो अल्टीमेटली होता है फिर लोग उस तरफ नहीं जाते, चीज़ें मेच्योर होती हैं। तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त आएगा कि हम इतने मेच्योर होंगे कि हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमने किस सोर्स से खबर लेनी है और किस सोर्स से खबर नहीं लेनी है, या इस थंबनेल को खोलना भी समझ आ जाएगी। फ़खर साहब कह रहे हैं ना, हम जब फील्ड में होते हैं, फील्ड का जब हम काम कर रहे होते हैं, आप और मैं, या अगर फ़खर साहब या हमारी टीम बाहर है, हम कहीं ऐसी सूरत हाल को कवर कर रहे हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है अपना भी रखें और जिनको कवर करने जा रहे हैं उनका भी रखें। ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी और पेशा वराना जिम्मेदारी भी है। आपका क्या एक्सपीरियंस है अली साहब? बिल्कुल नवीद साहब, जब हम जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जैसे ब्रेक से पहले बात हुई कि कसूर के अंदर आप लोग गए कि लोगों ने कहा कि इससे आगे आपने नहीं जाना, आप जाएंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। मैं रात फरखाबाद में मौजूद था, तो हम इस कोशिश में वहाँ पे गए हैं कि लोगों के मसाइल हम दिखा सकें। तो हमें सेफ्टी को मलहूज़े खातर रखना है, हमें वो काम नहीं करना कि जिससे हमारी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो। हम लोगों की आवाज़ बनने के लिए गए हैं, हम लोगों की आवाज़ पहुंचाने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तो हमें बिल्कुल अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है और हर उस चीज़ से इज्तनाब करना है जिससे हमारी खबर बन जाए। ये भी अनफॉर्चुनेट बात है कि सोशल मीडिया का आपको पता है दौर है, और लोग ये कोशिश करते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी, कि कोई ऐसी चीज़ करें जिससे वो वायरल हो। तो ये वायरल 1-2 दिन का होता है, लेकिन इससे फिर चाहे वो इखलाक से गिरी हुई ही क्यों ना हो। अच्छा फ़खर साहब, ये बड़ी वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे सहाफ़त में।
ये किस तरह से आप एजुकेट करवाते हैं? इसमें जी हमारे यहाँ मीडिया एथिक्स का एक बाकायदा एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हमारे इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और हमारे BS के अंदर भी, इवन उससे ऊपर भी, कि मीडिया एथिक्स जो है वो उसके बगैर तो आप देखें, आप जर्नलिज्म देखें एक प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन के कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना है, ये डूज हैं, ये डू नॉट्स हैं। तो आप जब इन चीज़ों को आप क्या फॉलो नहीं कर रहे होते, ये नहीं करते, तो अल्टीमेटली होता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो होती है, मीडिया क्रेडिबिलिटी, वो लूज होती है। अच्छा, अभी हमारे दोस्त बैठे थे, ये डॉक्टर नदीम रहमान साहब, वो बात कर रहे थे कि उनका अपना घर जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी में है, लेकिन उनकी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। वो जो बात कर रहे थे तो वो बात नहीं थी जो हम आमतौर पर अपने इस वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हकायक समटाइम जो हमें दिखाए जा रहे होते हैं या नज़र आ रहे होते हैं वो और होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें होती है वो कुछ और होती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि एथिक्स जो हैं, और वही बात जब आपने कही थी कि ना कि अभी चूंकि हमारे यहाँ वो एजुकेशन नहीं है, हमने समझा कि शायद एक माइक लेना और ये जो है और यही सहाफ़त होती है। सहाफ़त ये नहीं है और ये नहीं थी और ये नहीं होगी, इसलिए कि सहाफ़त तो एक ज़िम्मेदारी का नाम है, एक बड़ा आप कह लीजिए कि सेक्रेड प्रोफेशन है कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को, हकीकत को, सच को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आपका अपना करैक्टर जो है और आपकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और आपकी अपनी जो आपकी सोर्स की ऑथेंटिसिटी है वो बहुत जो है ना वो मतलब ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा अली साहब, ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन है, आप भी ख़बर की दुनिया के शख्स हैं, शख्सियत हैं, फ़खर साहब भी ख़बर की दुनिया के हम लोग हैं। ख़बर अब ये भी है कि गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया बाकायदा कि इतना बड़ा ये हमें इस सूरत हाल से निकलना है, हम अकेले नहीं कुछ कर सकते, गवर्नमेंट सिर्फ अकेली कुछ नहीं कर सकती, बाकायदा हेल्प के लिए रेज़ कर दिया गया हाथ। इसकी क्या डिटेल्स हैं? सर ये देखें, लाहौर की अगर बात करें, चूँकि मैंने लाहौर कवर किया या ओवरऑल पंजाब की भी आप बात करें, तो लाहौर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कैलकुलेशन की थी कि 1000 या 2000 लोगों को हमें ठहराना पड़ेगा मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर। लाहौर के 18 स्कूलों के अंदर जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे, जिसमें तकरीबन 2 से 2500 लोगों का अरेंज किया गया था। अब चूँकि सैलाबी रेला इतना ज़्यादा आया है, उससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 18 स्कूलों के अंदर कैंप्स इस वक्त काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बैकअप के तौर पर मज़ीद 35 स्कूल जो है वो उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि ये इतना बड़ा क्राइसिस है, गवर्नमेंट के भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जी। तो उसमें कल सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने भी ये कहा है कि हुकूमत के लिए ये मुश्किल है कि हुकूमत जो है वो इसको अकेले इस सारे क्राइसिस से निकले। और अच्छी बात है, हमारी कौम का जज्बा माजी में भी आपने देखा है और परसों भी हमने देखा कि जो सनतकार हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अभी लाहौर से तो गुजर गए, जैसे जैसे इसने आगे पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है तो वहाँ इसने मज़ीद तबाही फैलानी है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश करूँगा, पंजाब के, पाकिस्तान के जितने बड़े सनतकार हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो इस क्राइसिस के अंदर आगे आएँ, इस कौम का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये क्राइसिस बहुत बड़ा है, तो इसमें जॉइंट वेंचर होना चाहिए, सबको मिलकर इसमें आना है, करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, मुख्तलिफ फलाही तंजीमें भी काम कर रही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर भी अगर आपका किसी एक तंजीम के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट है, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं अपने तरीके मदद करें, जैसे भी हो सकता है आप आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें। इस टाइम लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। फ़खर साहब जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। परसों जब हम सियालकोट पहुँचे तो हम जब उस रूरल एरिया से निकले जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, तो निस्बतन ऊंचा इलाका आ गया आगे। जब पानी से निकले तो ऐसे लगा यहाँ पे तो पानी नहीं आया ही नहीं कभी। जैसा कह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बहुत बड़ा फार्म हाउस था और चंद एक फार्म हाउस की लाइन थी आगे। आपको पता है दही इलाकों से निकले तो ऐसी जगहों पे फार्म हाउसेस मिलते हैं, बड़ा खूबसूरत। हम रुके, हमने कहा यहाँ पे पता करें कि पानी के क्या हालात रहे हैं। सर वुड यू बिलीव इट, ऐसा जज्बा है लोगों का। वो बंदा अमेरिकन नेशनल कहीं और डुअल पाकिस्तान नेशनल, और उस बंदे ने यहाँ पे फार्म हाउस बनाया हुआ था। बाकायदा 1000 से ज़ायद लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनको खाना भी दिया जा रहा था, जिनको शेल्टर भी दिया गया था। और ये नहीं कि बस आपको दाल रोटी दे दी, जो आप कहेंगे आपको मिलेगा और जो सहूलत आपको चाहिए हम देख। ऐसे भी अल्लाह के लोग हैं, ये मिसालें हैं। और उनका आई गेस ये फार्म हाउस था जहाँ पे शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं।
तो हमें यहाँ से एक एग्जाम्पल मिली कि आप अपने घर के दरवाजे खोलें, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के दरवाजे खोलें, अपने दिलों को बड़ा करें, तो अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया तो उस दिए में से लोगों के भी काम है। सर ये एग्जाम्पल पे बताएं। अच्छा, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया कि ये जो है ना, ये अखुवत का वक्त है, मुवाखात का वक्त है, ये हमारे भाई हैं और हमारे अपने हैं, मुश्किल में हैं, और अगर अल्लाह ने हमें कोई आसानी दे रखी है तो हम इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और इसके लिए जो है, और हमने ये एक कैंपेन भी चलाई, अपने टीवी पे भी बात की, हमारे जो लोग वहाँ फील्ड में थे उनसे भी हमने कहा कि उस इलाके के जो मार्केट्स हैं और वहाँ पे शादी हाल्स हैं, उनको भी आप इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि देखें, अगर आपके ये अभी तो आपके हाल खाली पड़े हैं, तो अगर आप इन लोगों को कमिट कर लेंगे, हफ्ता 10 दिन की बात है, ये लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे, पानी उतर जाएगा, चीज़ें जो है ना नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जो जब मुहाजिरीन आए थे मक्का हिजरत करके मदीने में, तो अंसार ने उसके लिए उनके लिए कैसे अपने जो है ना दिल भी खोल दिए, अपने घर भी खोल दिए कि आप जो है वो हमारे घरों में रहें, अपनी जायदादें उनके साथ बांट ली, चीज़ें उनके साथ शेयर कर ली। तो ये तो हमें तो उसके मुकाबले में बहुत कम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि हुकूमत ने भी अपील की है कि लोग आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। हम तो ये तो लोग वो हैं कि जो अगर खुदा न खासा किसी और मुल्क के हिस्से में जो है ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो हमने वहाँ जा के उनके लिए रिलीफ का काम किया है। तो हमारे लिए तो ये तो बड़ा ही जो है वो आसान है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए इस तरह की सूरतें मुहैया कर दें। तो हमारे लोग कर भी रहे हैं। अभी आपके इल्म में है कि ये खैमा बस्तियाँ बन चुकी हैं हमारे ये चूंग से लेके पूरा मंगा मंडी तक, और अभी जैसे रमन साहब बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी अपने जो है, बल्कि आज हमारी टीम कसूर है, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो वहाँ पे लाइव मौजूद हैं, और वहाँ पे लोगों की ना सिर्फ आवाज नहीं बन रहा पैगाम टीवी, बल्कि मदद के लिए जो बन पा रहा है वो भी किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पाकिस्तानी कौम का जज्बा, अल्लाह का शुक्र है, ये मौजूद है, और उससे इंशाअल्लाह हम निकल जाएंगे। और ये ऐसे ही होता है कि कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आते हैं, ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन असल में होता है कि आपने उसको झेला कैसे है, आपने उसके अंदर बिहेव कैसे किया है, आपने उसको टेकअप कैसे किया है उस सिचुएशन को। तो हम सिर्फ इस प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं कि हमें इस वक्त बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, चीज़ों को बहुत जो है वो आप कह लीजिए कि इस तरह लेना चाहिए कि हमें इसके अंदर इसको बहुत पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली और प्रोग्रेसिवली लेना है। आपने मुझे एक नुक्ता दे दिया यहाँ पे, हम हर बुराई में से खैर भी निकाल सकते हैं, हर मुसीबत में से राह भी निकाल सकते हैं, हर मुश्किल में से कोई ना कोई आसानी भी चुन सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। हम इस वक्त एक बहुत बड़ी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी तकलीफ से, बहुत बड़े साने से गुजर रहे हैं, लेकिन हम इसमें से सीख क्या रहे हैं, हम इसमें से हल क्या निकाल सकते हैं। हम अक्सर ये बात कर रहे हैं कि जी डैम नहीं बनाए, जो कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये डैम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ऐसी नागहानी सूरत हाल है, पानी इस मिकदार में है, इतनी ज्यादा तादाद है, इतने ज्यादा रैले हैं कि वो जिस मुल्क से आ रहा है वो भी बुरी तरह से मुतासिर है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं। सर इसको किस तरह पॉजिटिव ले सकते हैं? नहीं, ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि हमें किसी भी क्राइसिस में ना, ऑफ कोर्स जो भी सिचुएशन होती है ना उसमें, बल्कि खुद कुरान ने भी बारहा कहा कि तुम इसको अपने लिए बुरा समझते हो, हालांकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा, इससे हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में अपने आप को ज़्यादा मुनज़्ज़म कर सकें, ज़्यादा उसको जो है ना चीज़ों को जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर सकें अपने। अभी देखें, मैं आज भी एक चीज़ हम देख रहे थे कि जो रावी में सैलाब है, जैसे अभी बात कर रहे थे, फरखाबाद का इलाका। अब फरखाबाद का इलाका जो है बिल्कुल दरिया के अंदर है, और जब उसमें से पानी का रेला गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरिया का रास्ता है और वहाँ से गलियों में से पानी गुजर रहा है। तो ये भी हुआ है कि हमने उसको, तो हमें ये अंदाजा हो गया कि हमने ये वाली चीज़ें भी नहीं करनी है। आने वाले दिनों में हम इसके बारे में भी गौर करेंगे, और अगर हमने कोई ऐसी बादियाँ बननी भी है तो उसके साथ बंद बनेंगे, और उसके बाद ही जो है वो इस तरह की बादियाँ बनाई जाएंगी। तो हो सकता है कि इस क्लैमिटी के बाद हम जो है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो और इस चीज़ों के साथ हम सोचा शुरू करें। दूसरी बात कि हमें ये अंदाजा हो कि एज ए नेशन हमने कैसे सोचना है, एज ए कौम कैसे सोचना है। ये देखें, जब ये सैलाब आएगा तो किसी एक इलाके में नहीं आएगा, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ यानी किसी खास तबके के लिए नहीं आएगा, ये सबके लिए आएगा। और इस मर्तबा तो ये मिसाल है, कोई खास तबका नहीं रहा, इससे सब लोग मुतासर हुए, सब लोग मुतासर हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें से भी खैर ये निकल सकती है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को मुनज़्ज़म करें, हम बतौर पाकिस्तानी के सोचें, हम किसी खास इलाकाई तअस्सुब और किसी सूबाई तअस्सुब से निकल कर एक पाकिस्तानी के तौर पर सोचें कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। अच्छा नबी साहब, इसमें मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जैसे फ़खर साहब ने भी बात की है, जिसके पास माल है वो माल दे। और आज आपको पता है आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, तो मैं ये जो हमारे दोस्त रेटिंग के चक्कर में या लोग रील्स और टिकटॉक के चक्कर में, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप उस प्लेटफॉर्म को
फ़लाह के लिए इस्तेमाल करें। जितनी फ़लाही तंजीमें काम कर रही हैं, जैसे पैगाम टीवी है, बाकी लोग काम करें, तो आप इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनकी आवाज़ बने, इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ पे मसाइल हैं, लोग वहाँ पे लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए फंड्स भी दें, माली इमदाद भी करें, और लोगों को अगर फूड चाहिए, राशन चाहिए, जिस तरह से मदद हो सकती है वो जरूर करें। नहीं जी, दिल तो करते बहुत सारी बात करें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर वक्त का कहाँ पता चलता है। 3 साफी इकट्ठे हो गए तो अब वक्त कहाँ पे गया उसका पता नहीं चला। वक्त के हम कैदी ही रहते हैं, और वक्त पे चीज़ें कर ली जाएं तो बेहतर भी लगती हैं। सो मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए यहाँ पे इख्तिताम कर लेता हूँ, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। अली रज़ा रहमानी साहब, आपके आने का शुक्रिया। फील्ड रिपोर्टिंग करें, जाएँ, अपने आप को भी सेफ रखें। और इनके साथ मौजूद रहे जनाब फ़खरुल इस्लाम साहब। सर, पढ़ाते रहें, सिखाते रहें, और हम ऐसे ही आपसे सीखते रहें। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन ये चीज़ याद रखें, मदद ज़रूर करें, किसी की खबर आगे ज़रूर पहुंचाएं, लेकिन उसमें खैर का ज़रिया हो, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, ना कि सनसनी हो और किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। और जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए जो बन पड़ता है आप ज़रूर करें, जिस भी हद तक आप कर सकते हैं। छोटा ना जाने, खैर का काम छोटा नहीं होता, अपने बसात के मुताबिक करें। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।